चलो स्टार्ट करें, स्टार्ट करें। ठीक है, करते हैं जी। तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को जानने से पहले हम देखते हैं कि स्पॉन्टेनिटी और नॉन स्पॉन्टेनिटी ऑफ रिएक्शन क्या होती है। ठीक है ना। तो जब भी हम डिस्कस करते हैं कि कोई रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है और कोई रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है, ठीक है, इसका क्या मतलब है। कोई रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है और कोई रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है, इसका क्या मतलब है, इसको मैं अभी डिस्कस करती हूँ आपसे। ठीक है। तो देखो, स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस आर दोज रिएक्शन, कोई भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होती है ना इस यूनिवर्स में, इस पूरे यूनिवर्स में, जब भी कोई स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होती है तो वो प्रोसेस जो होती है वो खुद ब खुद होती है, यानी वो अपने आप से होती है, हम उसे नहीं कराते हैं। ठीक है ना। तो जितनी भी नेचुरल प्रोसेस होती है, नेचुरल प्रोसेस जो नेचर में अपने आप हो रही है, उस सारे प्रोसेस को हम कहते हैं स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। कैसे? क्योंकि वो जो प्रोसेस है वो खुद ब खुद हो रहा है। कैसे हो रहा है? खुद ब खुद हो रहा है। तुम नहीं जा रहे हो कराने, वो नेचर में जो भी उसको एनर्जी मिल रही है, जो भी उसको पैरामीटर नेचर से प्रोवाइड हो रहा है, उससे वो रिएक्शन अपने आप हो रही है। तो द प्रोसेस विच अकर्स इटसेल्फ, जो खुद ब खुद प्रोसेस होती है, उसको हम बोलते हैं स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। ठीक है। और वो प्रोसेस जो खुद ब खुद नहीं होती है, ठीक है ना, उसको हम बाहर से, उसको कराने के लिए हम बाहर से पैरामीटर उसको प्रोवाइड कराते हैं, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर करा देते हैं, एक पर्टिकुलर प्रेशर देते हैं, तब वो रिएक्शन होती है। तो दैट टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन या नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। ठीक है। तो वो सारी प्रोसेस जो खुद ब खुद होती है उनको हम स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कहते हैं, और वो प्रोसेस जो खुद ब खुद नहीं होती है उसको हम बोलते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। ठीक है ना। तो देखो ये इसमें क्या, देखो दो जो है ना, ये कबूतर है, क्या है, पिजन है, ये आपस में बात कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? पहला पूछ रहा है कि व्हाट आर द अदर वर्ड फॉर स्पॉन्टेनियस। भैया जो पढ़े लिखे, मतलब जो लोग इतना साइंस को नहीं जानते हैं, उनको हम कैसे बताएंगे कि स्पॉन्टेनियस कैसे, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होता है। ठीक है। तो उनको हम ये बताएंगे कि जो प्रोसेस खुद ब खुद हो उसको हम बोलते हैं जी साइंस में स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। इसका अलग अलग नाम है, जो स्पॉन्टेनियस हो, नेचुरली जो प्रोसेस हो रही है, ईज से हो रही है, मतलब जिसको करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट फ्रीडम हो, उसका अबंडेंट हो, अनकंस्ट्रेंट हो, मतलब वो खुद ब खुद हो, उसके ऊपर कोई उसको कोई कंट्रोल ना कर रहा हो। ठीक है। और ना ही उसको कोई चीज रजिस्ट कर रही हो, वो इजिली रिएक्शन हो रही है। ठीक है। तो यहां मैं लिखूंगी स्पॉन्टेनिटी। स्पॉन्टेनिटी मीन्स दोज प्रोसेस occurs by itself। ठीक है ना। उनको हम बोलेंगे स्पॉन्टेनिटी, यानी वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। इसमें हम आ जाएगा ऑल नेचुरल प्रोसेस। ठीक है। और नॉन स्पॉन्टेनिटी मतलब उसका अपोजिट, जो अपने आप नहीं होती है। तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है? सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है? ये कहता है कि फॉर ऑल spontaneous process, for all spontaneous process, entropy of the system, entropy of the system always increases। एंट्रोपी क्या है बताऊंगी, परेशान मत होना। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ने कहा कि किसी भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, अगर कोई भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो रही है, तो उस प्रोसेस की जो एंट्रोपी है वो हमेशा इंक्रीज करेगी। उस प्रोसेस की जो एंट्रोपी है वो हमेशा इंक्रीज करेगी। इसका मतलब स्पॉन्टेनियस कोई भी प्रोसेस स्पॉन्टेनियस तभी होगा जब उस केस में, जब उस प्रोसेस की एंट्रोपी क्या होगी? बढ़ेगी। जब उस प्रोसेस की एंट्रोपी क्या होगी? बढ़ेगी। ठीक है ना। तो ये होता है हमारा सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का, क्या है ये? स्टेटमेंट है। अब पूछोगे मैम व्हाट इज एंट्रोपी? एंट्रोपी क्या होता है?
देखो एंट्रोपी को जब हम केमिस्ट्री में मेजर, केमिस्ट्री या फिजिक्स दोनों में ही हम पढ़ते हैं, लेकिन मोरली हम केमिस्ट्री में जो मैं डिस्कशन करूंगी वो ये होगा कि एंट्रोपी जो होता है, एंट्रोपी का मतलब होता है रैंडमनेस। क्या होता है? रैंडमनेस। इसका मतलब कि जो भी कोई प्रोसेस, जो भी कोई सिस्टम होना, अगर वो जितना ज्यादा रैंडम होगा, अभी बताऊंगी रैंडम का क्या मतलब होता है, जितना ज्यादा रैंडम होगा वो उतना ही ज्यादा उसकी एंट्रोपी होगी। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि एंट्रोपी क्या मेजर करता है? इट मेजर्स रैंडमनेस या फिर डिसऑर्डरनेस ऑफ सिस्टम। किसी भी सिस्टम के रैंडमनेस या फिर डिसऑर्डरनेस को जो मेजर करता है उसको हम बोलते हैं एंट्रोपी। ठीक है ना, एंट्रोपी। आप सपोज करो आपके पास 3 सिस्टम है, स्टेट्स ऑफ मैटर है। कौन कौन सा है? एक है हमारे पास ये सॉलिड, ठीक है। दूसरा मेरे पास क्या है बेटा? लिक्विड है। क्या है? लिक्विड है। और चौथा क्या है? गैस है। सॉरी, तीसरा क्या है? गैस है। अब इसमें से अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें से रैंडम कौन सा है, किसका किसमें डिसऑर्डरनेस सबसे ज्यादा है? अब देखो, अगर मैं सॉलिड की बात करूं तो सॉलिड के मॉलिक्यूल्स का एक पैटर्न है, इस तरीके से या फिर इस तरीके से, एक पैटर्न में है, एक ऑर्डर में है। ठीक है ना। अगर मैं लिक्विड की बात करूं तो इसमें ऑर्डर क्या हो गया? कम हो गया। और अगर मैं गैस की बात करूं तो इसमें ऑर्डर, बिल्कुल ही कोई ऑर्डर ही नहीं है। कोई मॉलिक्यूल इधर जा रहा है, कोई इधर आ रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई ऑर्डर नहीं है, कोई पैटर्न नहीं है। तो एंट्रोपी क्या होगी? एंट्रोपी इसी ऑर्डरनेस को मेजर करती है। ठीक है ना। जिसमें कोई ऑर्डर नहीं होगा उसकी एंट्रोपी मैक्सिमम होगी, और जिसमें ऑर्डर्ड होगा उसकी एंट्रोपी क्या होगी? मिनिमम होगी। तो जो सिस्टम जितना रैंडम होगा, जितना ऑर्डरलेस होगा, जो सिस्टम जितना रैंडम होगा, जितना ऑर्डरलेस होगा, वो उस सिस्टम की एंट्रोपी क्या होगी? मैक्सिमम होगी। वेरी गुड कनिका, यस इट इज गैस। तो सॉलिड, लिक्विड, गैस में गैस की एंट्रोपी सबसे ज्यादा होती है, फिर किसकी होती है? लिक्विड की होती है, फिर किसकी होती है? सॉलिड की होती है। यहां तक क्लियर है? सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और एंट्रोपी क्लियर है? एक बार सब लोग बता दो फटाफट। सारे लोग बताओ। चलो चलो, यहां तक क्लियर है। तो अगर मैं ऑर्डर की बात करूं तो ऑर्डर ऑर्डर ऑफ एंट्रोपी क्या होगा? ऑर्डर ऑफ एंट्रोपी किसमें? सॉलिड, लिक्विड, गैस में सबसे ज्यादा गैस में होगा, फिर लिक्विड में होगा, और फिर सॉलिड में होगा। ठीक है, ठीक है। अभी और पढ़ते हैं हम और एंट्रोपी के बारे में। अभी तो जो हमने पढ़ा वो एक इसकी थ्योरेटिकल मीनिंग हो गई, ठीक है, कि एंट्रोपी जो होती है वो डिसऑर्डरनेस को मेजर करती है। अब थोड़ा हम इसको फॉर्मूला से देखते हैं कि एंट्रोपी को हम फॉर्मूला से कैसे डिफाइन करते हैं, क्या इसका फॉर्मूला होता है। तो सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि एंट्रोपी को किसने सबसे पहले डिस्कवर किया था। ओके, तो देखते हैं यहाँ पे। Generally, entropy is defined as the measure of randomness or disorder of the system that I have discussed with you. This concept was introduced by German physicist named Rudolf Clausius. तो क्लॉसियस ने इसको सबसे पहले, इन साइंटिस्ट ने इनको दिया था इन 1850। ठीक है ना। तो एंट्रोपी की अगर मैं बात करूं तो एंट्रोपी क्या मेजर करता है? रैंडमनेस या फिर डिसऑर्डरनेस मेजर करता है। ठीक है ना। अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा एंट्रोपी गैस की होती है, फिर लिक्विड की होती है, और फिर सॉलिड की होती है। सबसे कम सॉलिड में होती है। एंट्रोपी चेंज इन अ प्रोसेस इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट इमिटेड और एब्सॉर्ब्ड isothermally and reversibly divided by absolute temperature. The entropy formula is given by, ये कह रहा है कि कोई भी अगर सिस्टम है, ठीक है ना, तो सिस्टम में सपोज करो कोई भी यहाँ पे मटेरियल भरा हो, गैस भी हो सकती है, लिक्विड भी, कुछ भी भरा होगा, तो इस सिस्टम का जो एंट्रोपी है, एंट्रोपी को किससे डिनोट करते हैं हम? एस से। और अगर मैं चेंज इन एंट्रोपी की बात करूं तो वो डेल्टा एस हो जाएगा। ठीक है ना, डेल्टा एस हो जाएगा। तो कह रहा है कि किसी भी सिस्टम की जो एंट्रोपी होती है उसका क्या फॉर्मूला होता है? वो होता है क्यू रिवर्सिबल आइसोथर्मल डिवाइडेड बाई टी। इसका मतलब ये जो प्रोसेस होगी, जो भी प्रोसेस होगी, वो क्या होगी? रिवर्सिबल प्रोसेस होगी। क्या होगी? रिवर्सिबल प्रोसेस होगी।
और आइसोथर्मल होगी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस? जल्दी से बताओ चैट बॉक्स में। एडवांटेज क्या है? एडवांटेज एंट्रोपी का मतलब होता है बेटा, जब भी कोई एडवांटेज ये है कि हम ये जान सकेंगे कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, ठीक है ना। अगर हम किसी रिएक्शन का किसी भी सिस्टम में एंट्रोपी को मेजर कर रहे हैं उसके इनिशियल से फाइनल स्टेट पे, और एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है, तो हमें पता चलेगा कि अच्छा ये रिएक्शन जो है वो स्पॉन्टेनियस हो सकती है। ठीक है, वेरी गुड। टेम्परेचर इज कांस्टेंट। तो आइसोथर्मल प्रोसेस वो होते हैं जिसमें टेम्परेचर क्या होता है? कांस्टेंट होते हैं। रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है बताओ? व्हाट इज द रिवर्सिबल प्रोसेस? टेल मी फटाफट। रिवर्सिबल प्रोसेस क्या हो रहा है? नहीं पता? हम्म? इन विच, यस, रिवर्सिबल प्रोसेस पता है तो बताओ, एक लाइन की बात है, एक लाइन की बात है। इन इनफाइनाइट स्टेप, बहुत बढ़िया। रिवर्सिबल को हम इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है ना। ए से बी अगर बन रहा है तो बी से ए भी बनेगा। ये एक नॉर्मल प्रोसेस है रिवर्सिबल प्रोसेस बनाने का, ठीक है ना। तो ये एक प्रोसेस जो होती है उसको हम बोलते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है। तो रिवर्सिबल प्रोसेस में और आइसोथर्मल प्रोसेस में जो चेंज इन एंट्रोपी होती है, ये क्या होता है? हीट, टोटल हीट डिवाइडेड बाय द टेम्परेचर। और ये टेम्परेचर क्या होगा? एब्सोल्यूट टेम्परेचर। इसका मतलब जब भी हम ये टेम्परेचर लेंगे वो किस में लेंगे? केल्विन में। किस में लेंगे? केल्विन में, ठीक है। सराउंडिंग डू नॉट रिटर्न द नेम, बहुत बढ़िया हिमांशी, वेरी गुड, ठीक है ना। तो तो ये होता है डेल्टा एस, मतलब कि चेंज इन एंट्रोपी को हम ऐसे मेजर करते हैं, रिवर्स क्यू रिवर्सिबल डिवाइडेड बाय टेम्परेचर, ठीक है। अब सपोज करो जैसे कि ये हमारा सिस्टम है, ठीक है, और इसके चारों तरफ हमारा क्या है? सराउंडिंग। क्या है बेटा? सराउंडिंग है। तो ये हमारा सराउंडिंग है और ये हमारा है सिस्टम, ठीक है। अगर मैं टोटल इंट्रोपी की, अगर इस यूनिवर्स के टोटल इंट्रोपी की मैं बात करूं, टोटल इंट्रोपी, तो इन टोटल इंट्रोपी यानी डेल्टा S2 इज इक्वल टू क्या होगा? इंट्रोपी क्या होगा बताओ? डेल्टा एस ऑफ सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग, ठीक है। डेल्टा एस सिस्टम इन प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग। तो ये हमारा टोटल होगा सिस्टम का। मतलब अगर मैं टोटल एंट्रोपी की बात करूं, टोटल एंट्रोपी की, तो वो सिस्टम और सिस्टम से सराउंडिंग जो भी उसकी सराउंडिंग है उसकी एंट्रोपी के चेंज का क्या होगा? सम होगा, ठीक है। क्या होगा? सम होगा, ठीक है। अब सपोज करो कि ये सिस्टम है, इसमें चेंज हो रहा है, तो इस सिस्टम का जो आपका एनर्जी, मतलब जो भी इसका फॉर्मूला है वो है आपका माइनस, सपोज करो ये जो है सिस्टम जो है वो सराउंडिंग से क्या कर रहा है? हीट ले रहा है। क्या कर रहा है? सराउंडिंग से हीट ले रहा है। सपोज करो यहां से सराउंडिंग से ये हीट ले रहा है, ठीक है। प्रोसेस ये क्या है? आइसोथर्मल है। यानी कि सिस्टम का जो टेम्परेचर है वो T1 है और सराउंडिंग का जो टेम्परेचर है वो T2 है। तो जब ये ले रहा है तो इसका जो एनर्जी होगा वो Q बाई T1 होगा, Q बाई T1 होगा। और ये हीट दे रहा है तो सराउंडिंग का क्या होगा? जो हीट Q होगा वो माइनस Q बाई T2 हो जाएगा, दोनों का टेम्परेचर। तो जो टोटल एस सिस्टम का वो एंट्रोपी होगा वो हो जाएगा Q बाई T1 माइनस Q बाई T2, ठीक है। तो ये एक ऐसे ही मैंने आपको बताया कि सिस्टम और सराउंडिंग का जो जब हम ऐड करते हैं तो वो टोटल चेंज इन एंट्रोपी निकालते हैं, और उसका जो फॉर्मूला होता है वो इस तरीके होता है। जितना सराउंडिंग हीट देगा, ठीक है ना, जितना सराउंडिंग हीट देगा उतना ही सिस्टम हीट लेगा, इसलिए जो टी क्यू है वो क्या है? यहाँ पे कांस्टेंट है, ठीक है ना। इसी को यहाँ पे
इसी को यहाँ पे इन्होंने प्रूफ किया है। देखो, द टोटल चेंज इन एंट्रोपी, the total change in entropy delta S total is equal to delta S system plus surrounding. Total change is equal to the sum of change of the system and surrounding. If the system loses an amount of heat Q at temperature T1 which is received by surrounding at temperature T2, ठीक है ना। यहाँ क्या कह रहा है कि यहाँ पे जो मैंने जो बताया था उसमें जो सिस्टम था ना वो सराउंडिंग से हीट ले रहा था। इस केस में क्या हो रहा है, जो सिस्टम है ये अगर सपोज करो मेरा सिस्टम है तो वो सराउंडिंग को हीट दे रहा है, ठीक है ना। अगर ये हीट देगा तो ये माइनस क्यू हो जाएगा, और जो सराउंडिंग है मेरा, जो सराउंडिंग है इसके चारों तरफ, अगर वो हीट ले रहा है तो उसके में क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, इसका पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ में जो डेल्टा एस आपका आएगा सिस्टम का वो आ जाएगा माइनस क्यू बाई T1, और जो सराउंडिंग का आएगा यहाँ पे आ जाएगा क्यू बाई T2। ये क्यों आ रहा है, बिकॉज सिस्टम लूजेस हीट टू सराउंडिंग, सराउंडिंग को दे रहा है। तो यहाँ पे जो टोटल एस आ रहा है ये आपका इस तरीके से आ रहा है। यहां से आपको क्लियर है कि नहीं, एक बारी बता दो जल्दी। यहां से आपको क्लियर है कि नहीं, जल्दी एक बारी बता दो सारे लोग, जल्दी जल्दी बताओ। देखो बेटा, जितना सिस्टम, देखो सिस्टम और सराउंडिंग ही आपस में कनेक्टेड होते हैं, ठीक है ना। अगर सिस्टम से सराउंडिंग हीट ले रहा है, यानी सिस्टम हीट को लूज कर रहा है, तो सिस्टम का अगर हम काम करते हैं, हम दौड़ते हैं तो हमारी एनर्जी लूज होती है, ठीक है ना। और हम किसको एनर्जी देते हैं, हम सराउंडिंग को एनर्जी दे रहे हैं। तो हमारी जब एनर्जी लूज होगी तो मेरी एनर्जी नेगेटिव होगी, यानी माइनस क्यू हो जाएगा, और जो एनर्जी लेगा उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, प्लस क्यू हो जाएगी, ठीक है ना। तो सिस्टम अगर सराउंडिंग को एनर्जी दे रहा है तो सिस्टम की एनर्जी कम होगी, इसलिए हमने इसके यहाँ पे माइनस लगाया है, और सराउंडिंग की एनर्जी ज्यादा होगी इसलिए हमने वहां पे पॉजिटिव लगाया है। उल्टा कर दो, उल्टा केस में क्या होगा, अगर सिस्टम सराउंडिंग से हीट ले रहा है तो सिस्टम की एनर्जी बढ़ेगी, तो उस केस में प्लस होगा, जो मैंने आपको समझाया था। और अगर सराउंडिंग एनर्जी दे रहा है तो सराउंडिंग की एनर्जी क्या होगी, कम होगी, यानी कि उस केस में उसका निगेटिव होगा, ठीक है ना। तो ये एंट्रोपी चेंज है। अब किसी ने पूछा था ना कि इसका सिग्निफिकेंस क्या है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ एंट्रोपी चेंज। तो एंट्रोपी चेंज से हमें पता चलेगा कि ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है कि नहीं है, ठीक है ना। ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है कि नहीं है। अगर टोटल चेंज इन एंट्रोपी पॉजिटिव है, इसका मतलब अगर डेल्टा एस टोटल पॉजिटिव है, तो अभी सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ने कहा कि अगर एंट्रोपी चेंज जो है किसी भी सिस्टम का बढ़ रहा है तो वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी, इसका मतलब वो रिएक्शन क्या होगी, स्पॉन्टेनियस होगी, ठीक है। अगर डेल्टा एस टी निगेटिव है, इसका मतलब उस केस में वो रिएक्शन होगी ही नहीं, अपने आप तो नहीं होगी, हमें करवानी पड़ेगी, तो वो क्या हो जाएगा, नॉन स्पॉन्टेनियस। तीसरा केस क्या है, अगर डेल्टा एस टी जीरो है, डेल्टा एस टी जीरो है, तो उस केस में इक्विलिब्रियम होगा। रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए ही हम सारा कुछ करते हैं, तो इक्विलिब्रियम होगा, ना वो सिस्टम को हीट देगा और ना सिस्टम सराउंडिंग को हीट देगा। तो दो जो भी सिस्टम और सराउंडिंग क्या होंगे, सिस्टम एंड सराउंडिंग, वो एक दूसरे से इक्विलिब्रियम में होगा, यानी नो चेंज इन एंट्रोपी, कोई रिएक्शन ही नहीं हो रही है, और या फिर रिएक्शन हो रही है तो वो इक्विलिब्रियम में हो रही है, तो हमें पता नहीं चल रहा है कि चेंज क्या हो रहा है, ठीक है ना। तो इस केस में हमारा क्या हो जाएगा, डेल्टा एस टी जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो सिग्निफिकेंस इसका समझ में आया, सिग्निफिकेंस इसका समझ में आया, ठीक है। अब ये भी होगा ना कि अभी नेक्स्ट लेक्चर या एक लेक्चर के बाद आप देखोगे ना कि भैया ये जो एंट्रोपी चेंज है ना, एंट्रोपी चेंज भी पूरी तरह से रिएक्शन के स्पॉन्टेनिटी को नहीं बता पा रहा है, ठीक है ना। देखो, जो अभी तक दो फैक्टर हमने पढ़े, एक पढ़ा हमने इंथैल्पी और एक पढ़ा हमने एंट्रोपी, ठीक है ना। इंथैल्पी और एंट्रोपी दोनों ही रिएक्शन के स्टेटस को बताते हैं। इंथैल्पी क्या बताता है जी, ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, ये रिएक्शन एंडोथर्मिक है, ठीक है ना। एंट्रोपी बताता है
ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है और ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस नहीं है, लेकिन दोनों ही एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। अगर ये दोनों पैरामीटर जरूरी है मैं ये बताने के लिए कि ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है कि नहीं है। ठीक है, अब इसके बारे में इसको डिस्कस करते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ एंट्रोपी। ठीक है ना, तो प्रॉपर्टीज ऑफ एंट्रोपी में क्या है कि इट इज अ थर्मोडायनेमिक फंक्शन, जो कि आपको मैंने बता दिया। थर्मोडायनेमिक्स, इट इज अ स्टेट फंक्शन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टेट फंक्शन? स्टेट फंक्शन का मतलब होता है कि सिर्फ और सिर्फ ओनली डिपेंड्स ऑन स्टेट। स्टेट, स्टेट पे डिपेंड करेगा, सिर्फ और सिर्फ स्टेट पे डिपेंड करेगा। यानी यहां से अगर इनिशियल है और यहां से अगर फाइनल है ये सिस्टम, ठीक है, तो हमारा ये सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करेगा। ये इस पे नहीं डिपेंड करेगा कि हम इसको यहां से ले जा रहे हैं कि यहां से ले जा रहे हैं या यहां से ले जा रहे हैं। ठीक है ना, तो हम इस पे नहीं डिपेंड करता है। इट रिप्रेजेंट बाई, इट डिपेंड ऑन द स्टेट ऑफ सिस्टम नॉट द पाथ दैट इज फॉलोड। तो ये पाथ फंक्शन नहीं है, ये पाथ फंक्शन नहीं है, पाथ फंक्शन नहीं है। कौन कौन पाथ फंक्शन होते हैं? एक तो वर्क डन होता है और दूसरा हीट होती है। It is represented by S, but in standard state, it is represented by S naught. What is the meaning of standard state? At 298 Kelvin temperature and 1 atm pressure. This is the standard state. SI unit is joule per Kelvin per mole. ठीक है ना, ये जो इसका यूनिट होता है जूल पर केल्विन पर मोल, और सीजीएस की यूनिट जो होती है वो कैलोरी पर केल्विन पर मोल। Entropy is an extensive property which means it scale with the size and extent of the system. Extensive का मतलब होता है it depends on amount of system. Amount of system, इसका मतलब amount का मतलब क्या हो गया? मास हो गया, नंबर ऑफ मोल्स हो गया, ठीक है, फिर क्या हो गया? साइज हो गया। ठीक है ना, इस पे ये डिपेंड करता है एंट्रोपी। ओके, यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? पार्ट डिपेंडेंट नहीं है, यस, पार्ट डिपेंडेंट नहीं है, ये पार्ट डिपेंडेंट नहीं है, ये स्टेट के इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करता है। अच्छा बताओ, इंथैल्पी क्या है? इंथैल्पी क्या पाथ डिपेंडेंट है? इंथैल्पी पाथ डिपेंडेंट है? नो, वेरी गुड सुमन, वेरी गुड। नहीं, वो बहुत अच्छे बच्चे हैं भाई ये तो। इंथैल्पी भी पाथ डिपेंडेंट नहीं है, सिर्फ दो ही पाथ डिपेंडेंट है। कौन कौन सा? एक आपका वर्क डन और दूसरा आपका हीट, दो ही बस क्वांटिटी है जो पाथ डिपेंडेंट है। ठीक है ना, तो अब हम बात करेंगे नेक्स्ट, फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ एंट्रोपी। ये मैंने एक चीज और आपको बता दी यहाँ पे कि ये भी इसका सिग्निफिकेंस है। इसके अलावा इससे और क्या क्या इंफॉर्मेशन हम ले सकते हैं उसको हम देखते हैं। ठीक है ना, तो ये जो फर्स्ट इसकी ये सब बस वो करने के लिए डेटा है, आपको दिमाग में रखने के लिए। विथ चेंज इन टेम्परेचर एट कांस्टेंट वॉल्यूम, जब वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं बेटा? आइसोकोरिक प्रोसेस। क्या कहते हैं? आइसोकोरिक प्रोसेस। जब आइसोकोरिक प्रोसेस होता है तो जब टेम्परेचर बढ़ता है तो एंट्रोपी भी बढ़ेगी। अच्छा मैं आपको बताऊं, जो एंट्रोपी होती है ना, ये क्या होती है? टेम्परेचर का फंक्शन होती है, टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है। अब तुम ये मत कंफ्यूज करना कि एस डेल्टा एस इज इक्वल टू क्यू बाई टी है, तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो एंट्रोपी डिक्रीज होगी। नहीं, इस रिलेशन से हम नहीं बता सकते टेम्परेचर और एंट्रोपी का रिलेशनशिप। हमने एक्सपेरिमेंटली इसको देखा है कि जब टेम्परेचर, मोस्ट ऑफ द केसेस में जब टेम्परेचर बढ़ता है तो क्या होता है? एंट्रोपी भी बढ़ती है। एक सेकेंड, एक सेकेंड, सॉरी, एक सेकेंड। ठीक है, मैं एक सेकेंड के लिए आ रही हूँ, ठीक है ना, तब तक आप इसको
सॉरी, ठीक है। तो टेम्परे मैम एग्जाम्पल इवापोरेशन हो सकता है ना? हाँ बेटा बिल्कुल एग्जाम्पल इवापोरेशन हो सकता है, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल आपने दिया। ठीक है, देखो इवापोरेशन में क्या हो रहा है, लिक्विड गैस किस में कन्वर्ट हो रहा है, गैस में, यानी कि एंट्रोपी बढ़ रही है, और कैसे होता है, टेम्परेचर से। ठीक है ना, वी वॉल्यूम है बेटा, वी इज वॉल्यूम। ठीक है, तो ये कह रहा है कि कांस्टेंट वॉल्यूम होगा तो आइसोकोरिक प्रोसेस होगा, तो उस केस में टेम्परेचर बढ़ाएंगे। देखो टेम्परेचर कभी भी बढ़ाओ ना, एंट्रोपी तो बढ़ेगी ही, बट ये डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन बता रहा है। तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो एंट्रोपी बढ़ रही है, तो यहाँ पे जो सिस्टम की एंट्रोपी होगी इज ग्रेटर देन 0, इसका मतलब पॉजिटिव होगा। ठीक है, चेंज इन वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर। कांस्टेंट टेम्परेचर का मतलब होता है आइसोथर्मल, आइसोथर्मल प्रोसेस। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट है, लेकिन अगर वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर वो इंट्रोपी क्या होगी, बढ़ेगी। ये सब याद रखना, अभी मैं इसको प्रूफ भी कर दूंगी कि कैसे बढ़ेगी। तो यहाँ पे भी सिस्टम की जो इंट्रोपी होगी वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। नाउ ये तो आपको मैंने बताया है कि फेज चेंज में जो सॉलिड की इंट्रोपी होती है वो सबसे कम, फिर लिक्विड और गैस की बहुत ज्यादा एक होती है। तो ये तीन इनके हैं कि टेम्परेचर पे भी डिपेंड होती है इंट्रोपी, वॉल्यूम पे भी डिपेंड होती है इंट्रोपी, और फेज में तो ऑब्वियसली, फेज में तो पता ही है, वहीं से हम इंट्रोपी को डिफाइन ही करते हैं कि सॉलिड में सबसे कम, उससे ज्यादा लिक्विड और सबसे ज्यादा गैस में होती है। ठीक है ना, क्लियर है यहाँ तक? हम्म, चलो चलो अब हम करेंगे, अब हम इसका डेरिवेशन करेंगे, इंट्रोपी चेंज फॉर द आइडियल गैस। आइडियल गैस, आइडियल गैस को आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है स्टेट्स ऑफ मैटर में। अच्छा एक चीज तो मैं भूल ही गई भाई, कल पेपर दिया था आप लोगों ने? हाँ, कल पेपर पॉइंट टू नहीं समझ आया। पॉइंट टू बेटा देखो, जब वॉल्यूम बढ़ाएंगे ना तो एंट्रोपी बढ़ेगी, मैं बताती हूँ उस पॉइंट टू को। बहुत बढ़िया, सबने पेपर दिया है, बहुत अच्छे बच्चे। कैसा पेपर था, हाउ वाज द पेपर? इट वाज ओके, इट वाज गुड, इट वाज टफ? गुड था, चलो अच्छा है, फिर तो बढ़िया है, वेरी गुड। किसी ने पूछा था सेकंड पॉइंट, यानी कि वॉल्यूम वाला पॉइंट पूछा था ना, यहाँ पे वॉल्यूम वाला पॉइंट। अगर वॉल्यूम बढ़ाएंगे, सपोज करो आइसोथर्मल है, तो आप तो बोलो मैम टेम्परेचर कांस्टेंट है तो वॉल्यूम कैसे बढ़ेगा? भाई वो हीट भी तो ले सकता है, क्यू के फॉर्म में भी तो एनर्जी आ सकती है। ठीक है ना, और अगर वॉल्यूम बढ़ता है, अगर यहाँ पे एक कंटेनर है और इस कंटेनर में क्या है, हमारे पास कम वॉल्यूम है, ठीक है, तो इसके मॉलिक्यूल क्या है, पास पास में है। अब हमने इसको हीट दे दिया, हीट का मतलब टेम्परेचर नहीं, हीट एनर्जी कहीं से, क्यू इसने ले लिया। तो क्यू इसने ले लिया, तो अब क्या हुआ इस कंटेनर में, सबसे पहले इस कंटेनर तो इतना ही है, पर वॉल्यूम क्या हो गया, बढ़ गया। वॉल्यूम बढ़ गया तो मॉलिक्यूल दूर दूर हो गए, दूर दूर हो गए तो डिसऑर्डर ज्यादा हो गए, डिसऑर्डर ज्यादा हो गए तो इंथैल्पी क्या, इंट्रोपी क्या हो गई, इंट्रोपी भी बढ़ गई। ये बात समझ आई? किसको नहीं समझ आया था? मैम 5 क्वेश्चन रॉन्ग हो गए, कैसे, कैसे रॉन्ग हो गए? नहीं आते थे या मेरे से 9 शुभांगी, आते नहीं थे या फिर मतलब कंफ्यूजन था? हाँ वही तो, कंफ्यूजन था या आते नहीं थे? हम्म, चलो कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखना, क्वेश्चन कर गलत मत करना, कंपटीशन में ना करेक्ट ज्यादा करना होता है। टाइम ही कम था, सॉल्व करते करते खत्म हो गए हो। सो बी, इसका मतलब क्या हो रहा है, इस क्वेश्चन, इस टेस्ट से आपको क्या निकल के आ रहा है कि यू नीड प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। ओके गाइस, देखो तुम लोग मतलब 30 में 8 रॉन्ग कर रहे हो, 6 रॉन्ग कर रहे हो, कोई बात नहीं, इट्स फर्स्ट टाइम तो कोई बात नहीं है। बट इसको ना तुम अब आप इसको आप नेक्स्ट टाइम से समझ जाना कि मेरे को टाइम मैनेजमेंट करना है। टाइम मैनेजमेंट, व्हाट हैपेंड इन द क्लास लेट इज व्हाई, अच्छा यू डिडंट गेट टाइम हिमांशी, यू डिडंट गेट टाइम टू, हाँ
Okay, okay. So next time you need to ना manage your time. You have to learn कि कैसे हमें time को manage करना है, ठीक है? और सबसे बड़ी बात क्या होती है ना, सबसे पहले आप इजी क्वेश्चन कर लो. जब भी कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो ना एमसीक्यू वाले, तो सबसे पहले एक खोलो, इस एक खोलो ऐसे करके इजी वाले कर लो, ठीक है ना? फिर उसके बाद दोबारा जाके उसमें आप हार्ड वाले क्वेश्चन करो. नहीं तो फिर ऐसा क्या होता है ना कि कैलकुलेशन हम करते रहते हैं, उसके चक्कर में इजी वाला हमारा छूट जाता है जो हमें आता भी रहता है, ठीक है ना? तो टाइम मैनेजमेंट थोड़ा जरूरी है. ओके. चलो आगे चलें. आइडियल इंट्रोपी चेंज फॉर द आइडियल गैस. देखो, इंट्रोपी चेंज फॉर आइडियल गैस पढ़ाने के पहले मैं आपको दो दो बातें बताना चाह रही हूँ, जो कि मैंने आपको एक पढ़ाया है, कि जो इंथैल्पी होता है, इंथैल्पी जो चेंज होता है, ये होता है हीट एट कांस्टेंट प्रेशर. कांस्टेंट प्रेशर पे जो हीट होता है उसको इंथैल्पी कहते हैं. तो डेल्टा एच को हम देते हैं यहाँ पे एनसीपी dt, या फिर इसको मैं डेल्टा एच की जगह डी एच लिख दूँ, इसको मैं डी एच लिख दूँ. डी एच का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डी? किसी को पता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डी? डेल्टा के जगह पे हम डी कैसे लिखते हैं? डेल्टा, हाँ ठीक है. डेल्टा और डी में क्या डिफरेंस है? एनी वन ऑफ यू? इन्फिनिटी स्मॉल. वेरी गुड, एक्सीलेंट आंसर. जब आपका चेंज जो हो ना, वो, हाँ वेरी गुड वेरी गुड, जब आपका चेंज बड़ा होना, मतलब लार्ज चेंज हो, तो उस केस में हम मेजर करते हैं डेल्टा से, ठीक है? लेकिन आपका चेंज हर एक स्टेप, जैसे आप बोल रहे थे ना रिवर्सिबल प्रोसेस, छोटे 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 स्टेप में हो रहा है, और हर एक छोटे छोटे स्टेप में चेंज हो रहा है, और वो बहुत ही स्मॉल चेंज होता है, तो उस चेंज को हम लिखते हैं डी. डी उसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन का साइन होता है इसको. एक आपको लेक्चर भी जाएगा, रिकॉर्डेड लेक्चर, जिसमें आप मैथमेटिकल टूल्स आपको भेजे जाएंगे, ठीक है? तो शायद ये आपकी छुट्टियां आने वाली है ना, स्कूल में छुट्टी कब से है आपकी? जो विंटर वेकेशन है कब से है? हम्म. नो हॉलीडे. अरे तुम्हारे एग्जाम कब से है? अच्छा ये बताओ, 25 के बाद है एग्जाम? अभी नहीं पता, 1 से 15 1 जन से. अच्छा, मुझे ये बताओ, एग्जाम 25 के बाद कोई एग्जाम है? लेट मी शो फर्स्ट मैन. नो मैम. मैम पता नहीं. अच्छा ठीक है, चल नहीं पता तो कोई बात नहीं, ठीक है? तो इंथैल्पी चेंज को हम इस तरह से लिखें, ये कांस्टेंट प्रेशर पे हीट होता है, और जो इंटरनल एनर्जी होती है, ठीक है, जो इंटरनल एनर्जी होती है वो होती है डी यू. ये क्या होती है? हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम. हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो इसको हम लिखते हैं एन सी वी डी टी. तो ये मैंने क्यों बताया? क्योंकि इस जो ये मैं टिक कर रही हूँ ना, इसका यूज है मुझे, इसलिए मैंने इसको बताया, ठीक है? चलो, तो मैं प्रूफ करूंगी इसको, थोड़ा सा उस पेज पे भी जाएगा. तो अब स्टार्ट करते हैं इसको प्रूफ करना. तो सबसे पहले हमें क्या लिखना है? एंट्रोपी कैलकुलेशन इन अ प्रोसेस इन्वॉल्विंग आइडियल गैस. तो आइडियल गैस के लिए जब हम एंट्रोपी निकालते हैं, आइडियल गैस के लिए, तो जो हमारा अप्रोच होगा वो हम शुरू करेंगे फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मो, ठीक है? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है? डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस पी डीवी, ठीक है ना? पीडीवी मतलब पीडीवी को किसके जगह पे लिखते हैं? डब्ल्यू. डी डब्ल्यू इज इक्वल टू पी इंटू डीवी. इसका मतलब ये हो जाएगा यहाँ पे. तो ये हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है. ये डी मैं इसलिए लिख रही हूँ फॉर इन्फिनिटी स्मॉल चेंज. बहुत ही छोटे चेंज के लिए हमारे पास डी यू मतलब वो करते हैं. अब हमें क्या करना है कि इस पूरे को टेम्परेचर से डिवाइड कर देना है. तो मैंने क्या लिखा था यहाँ पे? मैंने लिखा था डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस पी डीवी. डेरिवेशन हो रहा है. अब हमने इसको टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर से डिवाइड कर दिया, तो ये हो जाएगा डी यू बाई टी
प्लस पी डीवी बाई टी। ठीक है, इसको मैं समझाने के लिए यहाँ पे दोबारा कर रही हूँ। देखो यहाँ पे इन्होंने डिवाइड कर दिया। अब देखो मैंने क्या बताया था आपको, कि मैंने आपको बताया था कि जो डी यू होता है दैट इज एन सीपी सीवी डी टी। तो डी यू बाई डी टी क्या हो जाएगा, डी यू बाई टी ये हो जाएगा एन सीपी डी टी बाई टी। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं बेटा आइडियल गैस इक्वेशन से, तो पीवी इज इक्वल टू होता है एन आर टी। ठीक है, पीवी इज इक्वल टू क्या होता है एन आर टी। अगर यहाँ से प्रेशर की मैं बात करूं तो प्रेशर क्या हो जाएगा एन आर टी बाई वी। अगर मैं इस प्रेशर को यहाँ पे पुट कर दूंगी तो मेरे दोनों को पुट करो, इसको भी यहाँ पुट करो और इसको भी यहाँ पुट करो, तब क्या वैल्यू आएगी देखो, डी क्यू बाई टी इज इक्वल टू, इसकी जगह पे मैं लिख देती हूँ एन सी वी डी टी बाई टी प्लस यहाँ पे आ जाएगा एन आर टी बाई टी इंटू डी वी। ये दिख नहीं रहा है ना, एक सेकेंड रुक जाओ। यहां से मैं लिखती हूँ डी क्यू बाई टी इज इक्वल टू एन सी वी डी टी बाई टी प्लस इसकी वैल्यू रखो पी की जगह पे एन आर टी बाई वी डी वी। बताओ यहां तक क्लियर है, बताओ यहां तक क्लियर है। ये जो मैंने कन्वर्जन यहाँ पे जो वैल्यूज रखी है ये क्लियर है कि नहीं क्लियर है, क्लियर है ना, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्लियर है। अब देखो अब क्या किया है इसमें, देखो यहाँ पे इसमें इसने यहाँ पे देखो मैच कर रहा है हमारी वैल्यू, तो कम कर रहा है, ठीक है ना। तो चलो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी टी है, एक सेकेंड, यहाँ पे देखो टी है ना, तो यहाँ पे भी टी है, ये वाला टी, टी से टी कैंसिल कर दो तो ये हो जाएगा डी क्यू बाई टी इज इक्वल टू एन सी वी डी टी बाई टी प्लस एन आर बाई वी इंटू डी वी। तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई, ये वाली इक्वेशन। अब हमारे पास एक मैथमेटिकल टूल होता है जिसको हम बोलते हैं इंटीग्रेशन, ठीक है ना। तो रिकॉर्डेड लेक्चर में आपको जाएगा तो आप उसको अच्छे से समझ लेना इंटीग्रेशन क्या होता है, ठीक है ना। तो इंटीग्रेशन अगर हम इन सब का करेंगे, इसका साइन होता है इंटीग्रेशन का ये, तो इसको डी क्यू बाई डी टी को हम क्या बोलते हैं डेल्टा एस इज इक्वल टू, इसका जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा देखो एन सी वी एल एन टी वन बाई टी टू प्लस इसका क्या आ जाएगा एन आर एल एन वी वन बाई वी टू। सो ये मेरा फाइनल इक्वेशन आएगा किसका, चेंज इन एंट्रोपी फॉर द आइडियल गैस। तो आपने क्या करना है ना, आपने सिर्फ और सिर्फ ये इक्वेशन रटना है, ठीक है। रटना मतलब समझना है अच्छे से इस इक्वेशन को, इस इक्वेशन को आपको समझना है। आप डेरिवेशन पे मत जाइएगा, डेरिवेशन आपसे पूछेगा नहीं। तो आपको ये याद रखना है कि जब भी कोई आइडियल गैस होता है तो आइडियल के गैस में के केस में जो चेंज इन एंट्रोपी होती है उसको हम कैसे निकालते हैं, तो इसका ये फॉर्मूला होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एल एन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एल एन, एल एन की मीनिंग क्या होती है, कोई बताएगा मुझे। एल एन जो लिखा हुआ है इसकी मीनिंग क्या होती है, किसी को आइडिया है, नहीं है तो बता दो। लॉगरिथम, यस, ये लॉग नहीं होता है, ये एल एन होता है। देखो डिफरेंस क्या है, हाँ नेचुरल लॉग। देखो अगर एल एन है ना, अगर एल एन को बेस ई के साथ होता है, इसी को अगर हम कर देना log 10, तो ये जो log 10 होने के लिए यहाँ पे 2.303 से मल्टीप्लाई होगा तब ये log 10 आ जाएगा, ठीक है ना। यानी ln को log t में चेंज करने के लिए हमें 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सब आपको मैथमेटिकल टूल्स वाले उसमें मिल जाएगा, ठीक है ना। किसमें मिल जाएगा, मैथमेटिकल टूल्स वाले वीडियो में, वो हम आपको जल्दी प्रोवाइड कराएंगे। तो ये समझ आ गया कि एंट्रोपी चेंज का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है ना। चलो चलो अब देखो इसके अलग भी एक ये भी एक्सप्रेशन इसमें यहाँ पे दिखाया है, ये भी एक्सप्रेशन आप समझ लो कहाँ से आया है। ये वाला, ये जो हमारा फाइनल इक्वेशन है, यहाँ पे टेम्परेचर वाला टर्म तो सही है, प्रेशर वाला चेंज हो गया है। कैसे चेंज हो रहा है, बॉयल्स लॉ क्या कहता है बेटा,
आइडियल गैस है तो बॉयल्स लॉ लागू होगा ना, तो बॉयल्स लॉ क्या कहता है, P इज प्रोपोर्शनल टू 1/V। तो अगर मैं बात करूं V1/V2 की, तो ये हो जाएगा P2/P। ठीक है, तो यहां से अगर यहाँ पे V2/V1 है तो यहाँ पे P1/P2 होगा, अगर V1/V2 होगा तो यहाँ पे P2/P1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हमारे पास क्या है, आइडियल गैस इक्वेशन है। इसको थोड़ा ना मैं और अच्छे से लिख दूं क्योंकि आपको दिखेगा नहीं, ये भाग रहा है इधर। ये हो जाएगा NCV ln T1/T2 प्लस, सही है ना, T2/T1। एक से T2/T1 और यहाँ पे NR ln V2/V। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, अब इसके एक केस देख लो, एक केस देखो यहाँ पे, स्पेशल केस, आइसोथर्मल प्रोसेस ए, आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस में T1 इज इक्वल टू T2 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जो डेल्टा टेम्परेचर क्या होता है, वो कांस्टेंट होता है। तो जब आइसोथर्मल प्रोसेस में T1 इज इक्वल टू T2 हो जाएगा ना, तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। तो मेरा जो चेंज इज एंट्रोपी क्या हो जाएगा, NR ln V2/V1। ये किस केस में होगा, आइसोथर्मल में। आइसोकोरिक में क्या होगा, ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, ये सिर्फ रहेगा। तो आपको डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन में, वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कराऊंगी इसके बारे में, डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन में कैसे एंट्रोपी निकालते हैं, उसकी भी हम लोग, उसको भी हम डिटेल में देखेंगे। ठीक है, चलो यहां तक क्लियर है कि नहीं क्लियर है, बताना जरा, यहां तक क्लियर है कि नहीं क्लियर है, एक बार बता दो। ठीक है, तो जो मेन इक्वेशन है हमारा एंट्रोपी चेंज का, वो क्या है, एंट्रोपी चेंज फॉर आइडियल गैस इज इक्वल टू NCV ln T2/T1 प्लस NR ln V2/V1। ठीक है, अगर हम प्रेशर, अगर हमारा प्रेशर के टर्म में लिखना इक्वेशन, तो क्या हो जाएगा, NCV ln T2/T1 प्लस NR ln V2/V1 है, तो क्या हो जाएगा, P1/P2। क्यों, क्योंकि प्रेशर और वॉल्यूम जो होते हैं वो एक दूसरे से इनवर्सली रिलेटेड होते हैं इन केस ऑफ, अकॉर्डिंग टू द बॉयल्स लॉ। ठीक है, चलो अब हम देखते हैं एंट्रोपी चेंज ड्यूरिंग आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन ऑफ द गैस। तो ये ऑलरेडी यहाँ पे रिटन है, यहाँ पे बेटा इसमें कुछ समझाना नहीं है, कि अगेन हम क्या पे यहाँ पे देख रहे हैं कि एंट्रोपी चेंज जो होती है वो होती है क्यू रिवर्सिबल आइसोथर्मल डेल्टा टी, और हम इसी के लिए निकाल ही रहे हैं आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन। एक्सपेंशन का मतलब होता है वॉल्यूम क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, initial से final. Now, according to the first law of thermodynamics, according to the first law of thermodynamics, again delta U is equal to Q plus W. For isothermal expansion for an ideal gas, isothermal के लिए क्या होगा, जब भी प्रोसेस आइसोथर्मल होता है, टेम्परेचर क्या हो जाता है, कांस्टेंट। और जब आपको पता है कि जो इंटरनल एनर्जी होती है वो सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे चेंज होती है, तो ये भी क्या हो जाएगी, 0 0 हो जाएगी। इसका मतलब Q रिवर्सिबल क्या हो जाएगा, -W रिवर्सिबल, और Q रिवर्सिबल इज इक्वल टू -W रिवर्सिबल। और जब आपने वर्क डन पढ़ा होगा माइनस रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस का, तो वो होता है NRT, माइनस लगा दो, ln V2/V1, या फिर हम इसको ln को हटा दे तो -2.303 NR log V2/NRT। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, एंट्रोपी चेंज। एंट्रोपी चेंज निकालना है तो इधर T से डिवाइड करो, तो यहाँ भी T से डिवाइड करेंगे, यहाँ भी T से डिवाइड करेंगे, तो ये T कट जाएगा। तो जो मेरा फाइनल वैल्यू आएगा, जो चेंज इन एंट्रोपी, दैट इज NR ln V2/V1 और 2.303 NR log V2/V1। सो ये जो हमारा फॉर्मूला है, दिस फॉर्मूला इज फॉर एंट्रोपी चेंज
फॉर आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन। इसको मैं इसका वाला भी फॉर्म लिख देती हूँ, 2.303 NR log V2 by V1। ये मैंने क्यों लिखा, क्योंकि सारे क्वेश्चन इसी फॉर्मूले पे होंगे, इस पे नहीं होते हैं, नेचुरल लॉग पे नहीं करते हैं हम, log 10 पे होता है ये सारे फॉर्मूले। यहाँ तक क्लियर है? तो अब हम 2-4 क्वेश्चन करेंगे। बताओ, फॉर्मूला बस आपको ध्यान रखना है और कुछ नहीं। बोलो सारे लोग बताओ। कुछ बच्चों को तो शायद मैंने पढ़ाया है, जैसे चंचल है ना, चंचल, हिमांशी, इनको शायद मैंने पढ़ाया है ना? नहीं, हिमांशी को नहीं पता है, चंचल को शायद पढ़ाया है। चंचल आपको पढ़ाया है ना? आगे चले शुभांगी? हाँ, आगे चले, ठीक है। अब हम क्वेश्चन करेंगे जी। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट एंट्रोपी? फटाफट कौन बताएगा इसका आंसर? आई स्टडीड फ्रॉम प्रवीण मैम। वेरी गुड हिमांशी, ओके। ये पहले सोच समझ के आंसर देना। तुम्हें आइडेंटिफाई करना है सॉलिड, लिक्विड, गैस। एक आंसर आया हाइड्रोजन। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट एंट्रोपी? तुम्हें इसमें सर्च करना है कि कौन, कोई गैस तो नहीं है। अगर वो गैस होगी तो उसकी एंट्रोपी हाईएस्ट होगी। बहुत बढ़िया, बी बी बी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखो, मर्क्यूरी क्या होता है? लिक्विड फॉर्म में होता है। वाटर क्या होता है? वो भी लिक्विड फॉर्म में होता है। ग्रेफाइट क्या होता है? सॉलिड होता है। ठीक है ना? तो एंट्रोपी का ऑर्डर क्या था? सॉलिड इज लेस देन, लिक्विड इज लेस देन गैस। इसमें गैस कौन है? ये हमारा हाइड्रोजन जो है वो गैस है। इसका मतलब इसकी जो एंट्रोपी होगी वो क्या होगी? हाईएस्ट होगी। ठीक है। अच्छा, तुमसे कोई पूछे कि मरकरी और वाटर, मरकरी और वाटर दोनों ही लिक्विड है, वाटर एंड मरकरी दोनों ही लिक्विड है, तो इन दोनों में किसकी एंट्रोपी ज्यादा होगी? कोई बता सकता है? वाटर और मरकरी? वाटर की। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। क्यों होगी वाटर की ज्यादा? क्यों होगी वाटर की ज्यादा? क्योंकि मरकरी जो होता है उसमें बहुत हाईएस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, तो उसके मॉलिक्यूल जो होते हैं वो काफी डेंस होते हैं। ठीक है ना? काफी डेंस होते हैं। डेंस होते हैं तो उनमें क्या होता है ना, उसकी विस्कोसिटी ज्यादा होती है। विस्कोसिटी का मतलब उसके में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मूव नहीं जल्दी करता, मतलब वो फ्लो नहीं जल्दी करता। लेकिन वाटर के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो इजीली फ्लो करते हैं, यानी ज्यादा रैंडम होते हैं, इसलिए वाटर की एंट्रोपी ज्यादा होती है विथ रिस्पेक्ट टू द मरकरी। बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट आंसर दिया हुआ है। द ट्रू स्टेटमेंट अमॉन्ग द फॉलोइंग इज बोथ S and delta S, both delta S and S are the function of temperature. Both S and delta S are not function of temperature. S is not a function of temperature, but delta S is the function of temperature. Which one is the correct? बताइए कौन सा इसमें करेक्ट है? क्या चेंज इन एंट्रोपी और एंट्रोपी दोनों ही टेम्परेचर के फंक्शन है, या दोनों ही टेम्परेचर के फंक्शन नहीं है? ठीक है। एक आंसर आया ए। सीबू, सीबू सी नहीं होगा बेटा, दोनों ही टेम्परेचर के फंक्शन है। वो चाहे एंट्रोपी हो चाहे चेंज इन एंट्रोपी हो, दोनों ही टेम्परेचर। भैया जो एंट्रोपी होगा अगर वो टेम्परेचर का फंक्शन होगा तभी तो चेंज इन एंट्रोपी भी टेम्परेचर का फंक्शन होगा। सो द करेक्ट आंसर इज ए। बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट। ठीक है ना? बोथ आर फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। ओके, इसका भी आंसर लिखा हुआ, बोथ डेल्टा एस एंड एस आर फंक्शन ऑफ। भैया अगर ये जब फंक्शन टेम्परेचर का फंक्शन होगा तभी तो ये भी टेम्परेचर का फंक्शन होगा। ठीक है, चलो, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। देखते हैं ये कि कोई आंसर दे पाता है कि नहीं इसका। कौन सा इसमें करेक्ट है? मैं नहीं बता रही। द एंट्रोपी ऑलवेज इंक्रीजेज, change in entropy along with suitable changes in enthalpy decide the fate of reaction. Enthalpy always decreases, both enthalpy and entropy remains constant. किसी को आता है? कोई बता पाएगा? बी, सूरज, बी। बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट आंसर। देखो इस क्वेश्चन में आई एम वेरी हैप्पी, बच्चे बहुत अच्छे हैं। एंट्रोपी ऑलवेज इंक्रीजेज, एंट्रोपी ऑलवेज इंक्रीजेज, ये तो हो ही नहीं सकता।
अगर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा तब एंट्रोपी इंक्रीज करेगा, बट हमें नहीं, हम ये स्टेटमेंट नहीं दे सकते कि एंट्रोपी हमेशा बढ़ेगी, ना जी ना। अगर गैस हमारा लिक्विड में चेंज हो रहा है तो ये तो इसमें एंट्रोपी डिक्रीज हो रही है, ठीक है ना। The change in entropy along with the suitable change in enthalpy decide the fate of reaction. This is completely correct. मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले समझाया कि enthalpy और entropy दोनों ही reaction को determine करते हैं कि वो spontaneous होगा कि नहीं होगा। ये reaction होगी कि नहीं होगी, दोनों ही define करेंगे entropy and enthalpy. Both the enthalpy always decreases. नहीं, एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक रिएक्शन देखो, एंडोथर्मिक में डेल्टा एच पॉजिटिव होता है जबकि एक्सोथर्मिक में निगेटिव होता है। बोथ द एंथैल्पी एंड एंट्रोपी रिमेन्स कांस्टेंट, ये भी गलत है। रिमेन कांस्टेंट कैसे हो सकता है, चेंज होता है ना एंट्रोपी और एंथैल्पी में, ठीक है। एक ये क्वेश्चन है, ये आपको किसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, देखो, हाफ x2 प्लस 3/2y2। देखो ये इसमें कॉन्सेप्ट नया है, xy3, ठीक है। इसमें दिया हुआ है डेल्टा एस इज इक्वल टू -30 किलो जूल। हमसे पूछा है टू बी एट इक्विलिब्रियम, स्टैंडर्ड इंट्रोपी दी है फॉर द रिएक्शन, निकालना है हमें, ठीक है ना। हमें से पूछा है कि इंट्रोपी जो है, टू इंट्रोपी ऑफ रिएक्शन क्या होगा। हमसे पूछा है इंट्रोपी ऑफ रिएक्शन क्या होगा। हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है, इसकी इंट्रोपी दी हुई है, डेल्टा एस x2 कितना दिया हुआ है 60, डेल्टा एस y2 कितना दिया हुआ है 40 एंड डेल्टा एस xy3 कितना दिया हुआ है 50। हमें ये दिया हुआ है और हमसे पूछ रहा है कि स्टैंडर्ड मतलब इंट्रोपी ऑफ रिएक्शन क्या होगा, टेम्परेचर, सॉरी क्या पूछ रहा है, टेम्परेचर विल बी, टेम्परेचर क्या होगा, ठीक है ना। तो बेटा एंट्रोपी ऑफ, जैसे हम एंथैल्पी निकालते हैं ना किसी रिएक्शन का, वैसे ही एंट्रोपी निकालते हैं। एंट्रोपी ऑफ द रिएक्शन इज इक्वल टू सम ऑफ एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट माइनस सम ऑफ एंट्रोपी ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। यहां से आप निकालोगे प्रोडक्ट क्या है, ये यही है सिर्फ, और ये दोनों इसके स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। टाइम नहीं है, नेक्स्ट क्लास में ये मैं डिस्कस करूंगी। अभी आप लोगों की कोई क्लास है 750 के, हिमांशी हिमांशी रटा है कि कैलकुलेट करा है, ये बता तो चलो मैं ये बता देती हूँ क्वेश्चन। हिमांशी कहाँ से कैलकुलेट कर दिया, चल ठीक है फिर। तो यहाँ पे देखो इसका सोल्यूशन दिया हुआ, मैं इसको बताती हूँ। तो ये हमारा जो है एंट्रोपी ऑफ रिएक्शन है, इसका क्या दिया है, प्रोडक्ट का कितना दिया हुआ है 50 किलो जूल, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे 50, ठीक है, माइनस इसका कितना दिया हुआ है, x2 का कितना दिया हुआ है 60 और y2 का कितना दिया हुआ है 40, 1/2। तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू 60 प्लस 3/2 इंटू 40, ये हमारा हो गया। तो डेल्टा आर एस क्या हो जाएगा 50 माइनस 30 और ये हो गया 20, तो ये क्या हो जाएगा 30 प्लस 60, ठीक है। तो यहां से जो डेल्टा एस नॉट आ जाएगा वो -40 जूल पर केल्विन पर मोल, ठीक है। अब हमसे टेम्परेचर पूछा है तो हम क्या लिखते हैं, डेल्टा एस इज इक्वल टू क्यू बाई टी। अब यहाँ पे क्यू किससे रिलेटेड है, डेल्टा एच से, तो यहाँ पे हम डेल्टा एस इज इक्वल टू लिखेंगे डेल्टा एच अपॉन टी, ठीक है। तो ये आ गया हमारा, यहाँ से हम टेम्परेचर निकालेंगे तो 750 केल्विन आ जाएगा। समझ आ गई बात, इसको जाके घर पे कर लेना, ठीक है। स्कूल में कराया है ये मैम, ठीक है, बढ़िया है, तो हमने भी करा दिया। जिन बच्चों को स्कूल में नहीं क्लियर हुआ होगा ये यहाँ पे आप क्लियर कर लेना, ठीक है, ठीक है। जैसे हम एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकालते हैं, हाँ ग्रुप पे आ जाएगी बेटा, आ जाएगी। अभी मैं नोट्स पीडीएफ भी भेजती हूँ थोड़ी देर में। देखो जब भी कोई रिएक्शन होती है ना,
तो रिएक्शन का इंट्रोपी कैसे निकालते हैं? सम ऑफ इंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट माइनस सम ऑफ इंट्रोपी ऑफ रिएक्टेंट, जैसे हम इंथैल्पी के केस में निकालते हैं। हमारे पास ये रिएक्शन देखो दी हुई है, ये वाला, ठीक है। तो इसकी भी इंट्रोपी दी हुई है और इन दोनों की भी इंट्रोपी दी हुई है। और सबसे पहले जब हम इसको निकालते हैं ना, तो इसके स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से भी मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। निधि आप मुझे मैसेज करो ना, हैंड उठाओगे तो नहीं पता चलेगा। तो देखो डेल्टा एस नॉट इज इक्वल टू डेल्टा एस पी प्रोडक्ट डेल्टा एस आर रिएक्टेंट। प्रोडक्ट हमारा क्या है? XY3, तो XY3 का 50 दिया हुआ है, इसको डायरेक्ट यहाँ पे लिख दिया है, तो मैंने इसका कैलकुलेशन आपको बता दिया। 1/2 इंटू 60 प्लस 3/2 इंटू 40। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे -40 आ जाएगा। अब क्या करना है? हमें टेम्परेचर निकालना है। तो टेम्परेचर निकालने के लिए डेल्टा एस इज इक्वल टू Q/T होता है। मैम इंट्रोपी पर Q ऑलवेज इक्वल टू इंथैल्पी। हाँ, मोस्ट ऑफ द केसेस में इंथैल्पी की इक्वल ही होती है, ठीक है ना। Q जो होती है मोस्ट ऑफ द केसेस में इंथैल्पी की के ही इक्वल होती है, अगर वहां पे मेंशन ना हो कुछ तो। ठीक है कनिका? सुमन समझ में आ गया? सुमन समझ में आ गया?